अच्छा ये बताएं, मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों के पास? अभी शो हो गई? ठीक है। अच्छा आज हम जो है असाइनमेंट देखेंगे, जो लास्ट क्लास में हमारे को असाइनमेंट मिला था। तो वो देखेंगे कि किस किस ने कितना असाइनमेंट कर लिया है, और जिसके भी क्वेश्चंस होंगे वो रिजॉल्व किए जाएंगे। अगर किसी को असाइनमेंट करने में मसला आ रहा है तो बताएं, और किस किस ने असाइनमेंट कर लिया है ज़रा चैट में मुझे बताएं। कंप्लीट नहीं हुआ? ठीक है। ठीक है। नहीं हुआ? अच्छा। कंप्लीट नहीं हुआ। जी शुमाइल अनास कहें। सर फंक्शन आपने बताया है किस तरह बनेगा, जैसे मैंने बना लिया, लेकिन अब वो फंक्शन को किस तरह मैं यूआई में शो करूँ, मतलब कि जो मेरे इनपुट में चीज़ें जैसे मैं अपने नाम लिखनी है तो वो शो नहीं हो रहा है किस तरह। अच्छा, आपने प्रोजेक्ट रन किया हुआ है अपने पास लैपटॉप पर? मे बी देखिए किया हुआ है रन। ठीक है, तो अपने लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करें। करती अच्छा, सब इनका कोड रिव्यू करेंगे, ठीक है? सब देखेंगे कि इनके कोड में क्या इशू है। अगर जिसको भी समझ आता है तो वो चैट में बताएगा, ठीक है? माइक किसी ने भी ओपन नहीं करना है, जस्ट इनका माइक ओपन रहेगा। और चैट में बताएंगे कि इस कोड में क्या इशू है, ताकि आप लोगों की भी लर्निंग हो। और जैसे ही मुझे समझ आएगा कि कोड में क्या इशू है तो वहाँ से हम देखेंगे, ठीक है? ये रहा, ये साइन अप लॉगिन का है, और ये ठीक है। साइन अप यहाँ से। सही है। अच्छा देखिए, आपने जो है सेट यूज़र नेम और यूज़र नेम लिया है, सेट ईमेल और ईमेल, यूज़र ईमेल ली है, यूज़र पासवर्ड एंड सेट पासवर्ड लिया है। और आपने जो है फंक्शन बनाए हैं, और जो है यूज़ स्टेट के अंदर वैल्यू भी अपडेट की है। ज़रा इनपुट दिखाएंगी? ये रहा। ठीक है। अच्छा, अब आप देखें, ये वैल्यूज़ के अंदर आपने एम्प्टी स्ट्रिंग रखा हुआ है, जबकि मैंने क्लास में बताया था कि यहाँ पर जो आएगा हमारा वेरिएबल आएगा यूज़ स्टेट का, जिसमें वैल्यू स्टोर होती है। तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग हटा के आप यहाँ पर उस यूज़ स्टेट के उन वेरिएबल्स को बाइंड करें पहले। ये वाला। जी बिल्कुल। अच्छा, ये स्ट्रिंग के अंदर बाइंड नहीं होगा? यस। ठीक है। रन बाकी सब करूँ। में भी, बाकी सब में भी कर लें बाइंड, और फिर चेक करें कि वैल्यूज़ जो है इनपुट के अंदर आ रही है या नहीं। ये वाली। ठीक है, और क्या इशू था आपके असाइनमेंट में? बस यही इशू था, बाकी लॉग भी देखें हो रहा है। ये देखें। ठीक है, अगर साइन अप के बटन पर क्लिक करूँ तो लॉग होगा? नहीं नहीं, उस पर मैंने अभी अब अप्लाई नहीं किया।
ठीक है, तो अभी मतलब आपका जो है ऑन चेंज पर जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो लॉग हो रही है, और जो साइनअप का बटन है उसके क्लिक पर आपने यूज़र का जो जितना भी डेटा है वो आपने कंप्लीट जो है लॉग नहीं करवाया। तो आपने क्या करना है अब, जितनी भी फील्ड्स हैंगी इन सब का डेटा जो है एक यूज़र डिटेल का जो है स्टेट बना लें, और स्टेट के अंदर रखवा के सारी चीज़ें जो है कंसोल करवाएं, किसके बटन पर, जो साइनअप का बटन है उसके क्लिक पर। ठीक है। ठीक है। ग्रुप में शेयर कर दूंगी मैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ओके और नाउ किसका कंप्लीट नहीं हुआ था? कंप्लीट नहीं हुआ। अब्दुल्ला वान, आपके असाइनमेंट में क्या इशू आ रहा है? अच्छा। ठीक है, तो कोई इशू आ रहा है या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा? जी जी। सर वो लास्ट में यानी पूरा ईमेल वगैरह नहीं है जो कंसोल में लॉग करवानी है, वो नहीं हो रहा था। बाकी उसमें वैल्यू सेव हो रही है, कंसोल हो रही है? जी जी, बाकी वीडियो सेव हो रही थी। अच्छा, स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हैं अभी? सर अभी तो मैं बाहर हूँ, मोबाइल से ही। अच्छा, चलो ठीक है। सही है। अच्छा, जिनका असाइनमेंट नहीं हुआ उनकी क्या वजह है? जी अब्दुल्ला वान, बोले बोले। हमज़ा रऊफ़, यस आई, क्या मतलब? हो गया हमज़ा रऊफ़ का? मेरा ख्याल इनका मैसेज आया था ग्रुप में, इनका असाइनमेंट हो गया था। जी शुमाइला, बोलें। जी जी सर, जुफिशा को ऐड कर लें, उसका मैसेज आ रहा है। उनसे पूछें कि उन्होंने जो लिंक ज्वाइन किया है वो कौन से लिंक पर ज्वाइन किया है, क्योंकि यहाँ तो नहीं आ रहा है कुछ भी। पूछ के बताती हूँ। सर हमें इसमें मॉड्यूल सी एस एस यूज़ करनी है ना? नहीं, ज़रूरी नहीं था कि मॉड्यूल सी एस एस ही यूज़ करें, आप नॉर्मल सी एस एस भी यूज़ कर सकती थी, लेकिन वजह क्या थी कि असाइनमेंट ना बनाने की? क्या यही वजह थी कि सी एस एस कौन सी यूज़ करनी है कौन सी नहीं, या कुछ और इश्यूज़ हैं? देखिए, अगर इशू आ रहे होते हैं तो ग्रुप में डिस्कस कर लिया करें। सेपरेट ग्रुप का मतलब ही यही था कि जिसका भी मतलब जो भी इशू है वो ग्रुप में जो है डिस्कस कर लें, ताकि जो मसले आ रहे हैं वो रिज़ॉल्व हो सकें। लेकिन बैठे नहीं, क्लास लेने के बाद जब आप गैप दे देते हैं तो फिर लर्निंग में इशू आते हैं।
अच्छा, पिछली जो लास्ट क्लासेस गुजरी हैं उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को समझ नहीं आई हो? जिसमें हमने यूज स्टेट पढ़ा था, सीएसएस पढ़ी थी, मॉड्यूल सीएसएस पढ़ी थी और स्ट्रक्चर देखा था, इनमें कोई चीज़ ऐसी है जो नहीं समझ आई हो आप लोगों को? असल में होगा ये कि हमारी जो क्लासेस चलेंगी वो मंडे और थर्सडे को जो क्लास होगी हमारी, सॉरी ट्यूसडे और थर्सडे को जो क्लास होगी वो होगी प्रैक्टिकल बेस और थ्योरी बेस दोनों। लेकिन जो सैटरडे की क्लास होगी उसमें हम क्यूए करेंगे और असाइनमेंट्स वगैरह रिव्यू करेंगे, जिसके जो भी इश्यूज आ रहे होंगे वो देखेंगे, ठीक है। तो अभी इस क्लास में आज यही होगा कि जिस जिसको भी जो इशू आ रहे हैं या कुछ समझ नहीं आया है पिछली क्लासेस में वो हम देख सकते हैं। अच्छा ठीक है, मॉड्यूल सी एस एस रिवाइज करते हैं, वो भी कर देते हैं। जी अब्दुल्ला। जी सर, मॉड्यूल CSS। ठीक है ठीक है। सही है। अच्छा, हमने देखा था कि हम अपनी रिएक्ट के अंदर जो है रिएक्ट के प्रोजेक्ट में तीन तरीके से जो है सी एस एस अप्लाई कर सकते हैं। एक तो था इनलाइन जो कि हमने करके देखा था, दूसरा जो था वो एक्सटर्नल सी एस एस थी, तीसरा जो है वो मॉड्यूल सी एस एस थी। अच्छा, मॉड्यूल सी एस एस और एक्सटर्नल सी एस एस दोनों ही एक्सटर्नल सी एस एस कहलाती हैं, लेकिन जो फाइल एक्सटेंशन थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी और यूज़ करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था। अच्छा, हमने देखा था कि जब कभी ऐसा होता है कि हम सी एस एस की एक फ़ाइल बनाते हैं और उसकी क्लास को कहीं यूज़ कर रहे होते हैं, तो ऐसा होता है कि वो उसके चाइल्ड पर भी अगर सेम क्लास अप्लाई हो जाए तो वो वहाँ पर भी वर्क कर रही होती है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हम चाहते हैं अगर कि जिस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए हम जो सी एस एस लिख रहे हैं वो सिर्फ वहीं यूज़ हो, अगर उस जैसा नाम कहीं और भी यूज़ हो जाए तो जब तक वो इम्पोर्ट ना हो तब तक वो यूज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा था कि जब हम नॉर्मल सी एस एस बना रहे थे तो क्या हो रहा था कि उसके चाइल्ड कंपोनेंट या सिबलिंग कंपोनेंट पर भी अप्लाई हो रही थी। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, ये मैंने ये वाला जो फोल्डर है एसेट का ये भी डिलीट किया और ये भी डिलीट किया। अच्छा, आज की इस क्लास में जो है हम स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं हाथ के हाथ ही कि स्ट्रक्चर हमें कैसा रखना चाहिए, फोल्डर स्ट्रक्चर, और कौन सी चीज़ कहाँ रखनी चाहिए, ठीक है। तो सपोज़ करें मैं जो है अभी मेरी एप्लीकेशन में क्या दिख रहा है। अच्छा, हम आते हैं लोकल होस्ट 3000। अच्छा, सर स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही है, अच्छा। हम्म, 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 हम्म। अभी आ रही है? नहीं सर, नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। जी अलीशा नूर बोलें। आपका शायद माइक बंद है। ठीक है, अगर वो डेटा नहीं आ रहा तो वो पूछना था ना आपने कि कैसे आएगा। खैर, अभी हम ये देखते हैं, फिर आप अपनी स्क्रीन शेयर करिएगा जब तक आप अपना प्रोजेक्ट जो है रन करके रखें, तो उसमें गाइड कर देंगे कि क्या इशू है क्या नहीं है, ठीक है। अच्छा, मेरी स्क्रीन आ गई अब? ठीक है। अच्छा, ये एस आर सी का फोल्डर हो गया। हम अपना फोल्डर स्ट्रक्चर सारा जितना भी डिफाइन करेंगे वो एस आर सी के अंदर ही डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, एक लॉगिन पेज और एक साइनअप पेज, ये दो पेज बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहीं पर ही एक फ़ोल्डर बनाऊँगा व्यूज़ का, ठीक है। व्यूज़ का फोल्डर के अंदर अच्छा, इसको व्यूज़ भी कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, पेजेस भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पेजेस के फोल्डर से ये पता चलेगा कि हमारे जितने भी पेजेस होंगे ना, जैसे लॉगिन का पेज है, साइनअप का पेज है, फॉरगेट पासवर्ड का है, और इसके अलावा जो है अबाउट का है, होम का है, कॉन्टैक्ट का है, या फिर अगर हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना रहे हैं तो फिर उसमें प्रोडक्ट्स का पेज आ जाता है, और जो है डिफरेंट पेजेस, चेकआउट का पेज आ जाता है। इस तरीके से जितने भी पेज होंगे वो हम कहाँ बनाएंगे, इसी के अंदर बनाएंगे, ठीक है।
अब मैं बनाने जा रहा हूँ फॉर एग्जांपल लॉगिन और साइन अप का पेज। अच्छा, ये इस किस्म के ऑथेंटिकेशन पेज जो कहलाते हैं ना, ये ऑथ पेजेस कहलाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मज़ीद मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम रखूँगा ऑथ, ठीक है। इससे पता चलेगा कि ऑथ के पेजेस हैं। और इसी के अंदर मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम लिखूँगा मैं लॉगिन। अच्छा, पेजेस के अंदर एक और फोल्डर बना लेते हैं, इसका नाम मैं रख देता हूँ होम, ठीक है। ये हमारे पास दो पेज हो गए। एक जो है, अच्छा ऑथ के अंदर मैं पहले एक और बनाता हूँ, तो साइन अप डॉट साइन अप पेज, ठीक है। अच्छा, एक हमारे पास हो गया पेजेस का फोल्डर। पेजेस के फोल्डर के अंदर आए तो हमारे पास एक ऑथ का फोल्डर है, एक होम का फोल्डर है। ऑथ के फोल्डर के अंदर हमारी ऑथेंटिकेशन की सारी स्क्रीन्स होंगी, जैसे कि लॉगिन, साइन अप, फॉरगेट पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड, अपडेट पासवर्ड, इस तरीके के जितने भी फाइल्स होंगी वो सब कहाँ आएंगी, हमारी इस ऑथ के फोल्डर के अंदर। अच्छा, लॉगिन के फोल्डर के अंदर जैसे अब आपने देखा होगा कि हम जब इंडेक्स डॉट जेएस को कॉल कर रहे थे, ठीक है, तो इसमें एक एरर आ रहा था जब वेब वाइटल का एरर आ रहा था। तो वो कहाँ पर लाके रोकता था, हमारे को बोलता था कि एसआरसी के अंदर मसला है, ठीक है। जब वेब वाइटल का मसला आ रहा था तो वो ये बस बताता था कि वेब वाइटल के अंदर मसला था, उसके अंदर इंडेक्स डॉट जेएस की फ़ाइल का नाम नहीं बता रहा था। तो वो इसी वजह से नहीं बता रहा था क्योंकि जब हम किसी फ़ोल्डर के अंदर इंडेक्स डॉट जेएस की फ़ाइल बनाते हैं ना, तो वो डिफ़ॉल्ट वो फ़ोल्डर के साथ ही लिंक हुई हुई होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऑथ के अंदर आते हैं, लॉगिन के अंदर आते हैं और इसके अंदर एक फ़ाइल बना लेते हैं इंडेक्स डॉट जेएस। अब जब हम इसको मतलब लॉगिन के पेज को इंपोर्ट करेंगे ना, तो हम ये नहीं बताएंगे कि लॉगिन के अंदर इंडेक्स डॉट जेएस का इंडेक्स डॉट जेएस की फ़ाइल है। हम जब उसको ये बता देंगे कि हमें क्या करना है, एसआरसी के अंदर जाना है, पेजेस में जाना है, ऑथ पेज के अंदर जाना है और लॉगिन तक, बस इतना बात भी बता देंगे तो वो इंडेक्स डॉट जेएस की फ़ाइल जावास्क्रिप्ट जो है बाय डिफ़ॉल्ट उठा लेगी, ठीक है। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स डॉट जेएस की फ़ाइल उठा लेगी। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा आर एफ सी ई। तो ये जो है वही एक्सटेंशन की वजह से जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा फंक्शनल कंपोनेंट होता है वो क्रिएट हो गया। और यहाँ पर मैं एक फ़ाइल लिख लेता हूँ, सॉरी हेडिंग लिख लेता हूँ लॉगिन पेज, ठीक है। और यहाँ पर एक डिव लिया मैंने, इस डिव के अंदर मैंने इनपुट ले लिया। अच्छा, इसको मैंने पेस्ट भी कर लिया और यहाँ मैंने लगाया बियर, सही है। इसको भी मैंने रख दिया। अब मैं एक बटन ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ मैंने लिखा लॉगिन नो, सही है, मैंने सेव कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, अपने ऐप डॉट जेएस के अंदर लिंक कर देंगे ताकि ये हमारा कंपोनेंट जो है वो शो होने लगे। उससे पहले जो हमारे पास ये कुछ एरर आ रहे हैं लॉगिन के अंदर, जो है लॉगिन स्लेश लोगो डॉट एस वी जी, अच्छा ये कहाँ से आ रहा है मसला, हम ऐप डॉट जेएस में आते हैं। अच्छा, ऐप डॉट जेएस के अंदर आने के बाद सबसे पहले तो ये लॉगिन हेडर, इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इसको मैंने रिमूव कर दिया, अभी ये किसी काम का नहीं है। उसके बाद ये जितना भी कोड है, ये फंक्शन यूज़ नहीं हो रहा है, इसको भी हम बंद कर देते हैं। ये भी यूज़ नहीं हो रहा, इसको भी हम बंद कर देते हैं। ये भी यूज़ नहीं हो रहा है, इसको भी बंद कर देते हैं। यूज़र डेटा भी कमेंट कर दिया, बाकी का ये डेटा भी कमेंट कर दिया, ठीक है। तो ये सारा कोड क्या हो गया, कमेंटेड हो गया। और लॉगिन हेडर अब रिमूव हो चुका है, हम इसको भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये भी रिमूव कर दिया, मैंने सेव कर दिया। अभी क्या कह रहा है, लॉगिन हेडर इज़ नॉट डिफाइंड, अच्छा ये यूज़ हो रहा है, इसको भी हमने बंद कर दिया, ठीक है। अब क्या इशू है, अनएक्सपेक्टेड टोकन डिव,
अच्छा, अब ये थोड़ा सा यूआई का मसला दे रहा है, बोल रहा है कि कुछ ना कुछ तो रिटर्न करो। तो मैंने ये रिटर्न कर दिया। सही है, ये फ्रैगमेंट कहलाते हैं। बेसिकली रिएक्ट जो है हमारे को फ्रैगमेंट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, फ्रैगमेंट का ये मतलब होता है कि ये जस्ट आपके कोड में जो मल्टीपल डिव वगैरह आ रहे होते हैं, तो ये कहता है कि एक पेरेंट रिटर्न करो, उसके अंदर भले चाइल्ड्स हों। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, फ्रैगमेंट यूज़ करते हैं। ये एक तरीके का एम्प्टी एलिमेंट होता है। ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने लिखा डिव। सही है, अभी ये हमें कोई एरर नहीं दे रहा। मैंने इसके अंदर लिख दिया, मैंने इसमें लिखा h1, और यहाँ मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अभी भी इसने कोई एरर नहीं दिया। मैं जस्ट इस डिव को क्या करूँ, कॉपी करूँ और पेस्ट करूँ। ठीक है, ये देख रहे हैं, फ़ौरन से इसने एरर देना शुरू कर दिया। अच्छा, ये क्या है, क्या आ रहा है, मॉड्यूल बिल्ड फेल्ड हुई है, और JSX एलिमेंट मस्ट बी रैप इन एन इनक्लोजिंग टैग। ये वही कह रहा है कि आपका जो है वो एक ही टैग में जो है रैप हुआ हुआ होना चाहिए, वरना ये रिटर्न नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, या तो एक डिव लें। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको डिव ले लिया। सही है, तो इसने अलाउ कर दिया। अगर मैं चाहता हूँ कि कोई भी एलिमेंट ना लूँ, जस्ट रैप कर दूँ, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको खाली भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये भी अलाउ करता है। और दूसरा जो है हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट करें रिएक्ट, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। सही है, अब इस रिएक्ट के अंदर से एक फ्रैगमेंट निकाल सकते हैं हम, रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट। तो ये भी वही एम्प्टी एलिमेंट का ही काम करेगा। ठीक है, रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट लिखेंगे, तब भी ये एम्प्टी एलिमेंट की तरह ही काम करेगा। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इसको स्टाइल वगैरह भी दे सकता हूँ। अच्छा, स्टाइल हम अभी नहीं देंगे, लेकिन दे सकते हैं। और दूसरा जो है, हम चाहें तो ये फ्रेगमेंट जो है, जैसे यूज स्टेट वगैरह इंपोर्ट करते हैं, यूज इफेक्ट इंपोर्ट करते हैं डी स्ट्रक्चर करके, वो बेसिकली डी स्ट्रक्चर करते हैं, तो वो रिएक्ट के ही थ्रू निकलता है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ना रिएक्ट डॉट यूज स्टेट, तब भी हम इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पर रिएक्ट डॉट यूज स्टेट लिखेंगे तब भी वो यूज़ हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, रिएक्ट डॉट करके इस तरीके से लिखना मतलब एक अच्छा नहीं लगता, तो फिर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है करली ब्रैकेट लिखे, और यहाँ पर लिखेंगे हम फ्रैगमेंट, और रिएक्ट डॉट हम हटा देंगे, ये तब भी वर्क कर लेगा। ठीक है, तो जस्ट ये रैप करने के लिए यूज़ होता है, और ज़्यादा इसका इतना काम नहीं होता। तो इसको अभी हम क्या करते हैं, वापस से हटा देते हैं। हमें कौन सा कंपोनेंट बाइंड करना है, लॉगिन का। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, और हटाने के बाद मैं बोलता हूँ इम्पोर्ट लॉगिन फ्रॉम पेजिस के अंदर जाना है हमें, पेजिस के अंदर जाने के बाद ऑथ में जाना है, ऑथ में जाने के बाद लॉगिन में जाना है। ठीक है, अच्छा ये सजेशन में तो दे रहा है ये कोपायलट की वजह से, लेकिन हम अभी इग्नोर करके देखते हैं इसको। मैंने लिखा लॉगिन स्लैश। ठीक है, क्या ये वर्क करेगा? ठीक है, तो ब्राउज़र पे जाके देखते हैं वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो हमारे पास ये वर्क करने लगा। अच्छा, थोड़ा सा इसको जो है हम और अच्छा कर लेते हैं, लेबल वगैरह लगा के। मैं यहाँ लेबल ले लेता हूँ ईमेल, और मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा, अच्छा सेम ही है, चलें जाने देते हैं अभी हम। ठीक है, अच्छा, अब हम करेंगे स्टाइलिंग। हम क्या करेंगे, या तो हम चाहें इसी के अंदर लॉगिन के अंदर ही एक स्टाइल की फ़ाइल बना लें, चाहे तो हम जो है यहाँ पे स्टाइल का फ़ोल्डर बना लें। दोनों तरीक़ों से वर्क किया जाता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं लॉगिन के अंदर ही बना लेता हूँ। इशू कोई नहीं, आप कहीं भी बना सकते हैं। इम्पोर्टिंग पाथ सही होगा तो क्या करेगा, वर्क करेगा। जी अलीशा नूर। हम्म, 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 जी अब्दुल्ला बोले। जी सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही अभी।
अभी भी स्क्रीन शो नहीं हो रही? पहले हो गई थी शो या शुरू से नहीं हो रही? नहीं हो रही थी अभी, ये अभी शो नहीं हो रही, पहले हो रही। यार ये क्यों हो रहा है? शो होनी चाहिए। अच्छा, मैं रोक के दोबारा से शेयर करता हूँ। अच्छा देखें, अब शो हुई? जी सर अभी हो गई। हो गई। चलें ठीक है। अच्छा, जब स्क्रीन शो नहीं हो और मैं चैट ना देख सकूं तो कोई भी एक बंदा जो है माइक ओपन करके बोल देना, ठीक है? अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है एक फ़ाइल बना लेता हूँ, स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है? अब इसके अंदर मैं एक क्लास बना लेता हूँ, सबमिट डैश बटन, और ये ब्रैकेट ओपन किए मैंने। अच्छा, ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ डिज़ाइन आ रहा है तो मैं इसी को टाइम बचाने के लिए यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं ब्लू कलर यूज़ कर लेता हूँ, थोड़ा सा लाइट। सही है। बाकी बॉर्डर जो है ब्लैक आ रहा है, ब्लैक रहने देते हैं। पैडिंग 10 बाई 10 की आ रही है, 10 बाई 20 आ रही है कि बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। कर्सर पॉइंटर फॉन्ट साइज 16 20। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस क्लास को यूज़ करते हैं। मैंने इसको क्लास दी, क्लास नेम, और यहाँ पे मैंने लिखा सबमिट डैश बटन, ठीक है? तो देखते हैं क्लास अप्लाई हुई या नहीं। अभी क्लास अप्लाई नहीं हुई। क्या मुझे कोई बताएगा क्लास अप्लाई कब होगी? क्योंकि ये तो बेसिक पॉइंट है, ये तो समझ आया होगा लास्ट क्लास में सबको। सर आपने लिंक नहीं लगाया। ठीक है। अच्छा, मैं लिंक नहीं लगाया इम्पोर्ट नहीं मतलब? की हुई। क्या चीज़? अच्छा, लिंक नहीं लगाया मतलब मैं क्या यहाँ पर लिंक का टैग लगा दूँ? इम्पोर्ट नहीं की सर आपने। बिल्कुल। अच्छा, लिंक नहीं लगाया नहीं होता, लिंक हम लगाते हैं HTML में, ठीक है? यहाँ पर हम CSS को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट इंडेक्स डॉट सी एस एस। अच्छा, इंडेक्स डॉट सी एस एस नहीं है, स्टाइल डॉट सी एस एस है। कभी कभी ये पायलट भी मसले करता है। ठीक है, कैन नॉट रिजॉल्व स्टाइल डॉट सी एस एस। अब तो सही लिखा है, अब तो मसला नहीं आना चाहिए। सर ऐसा स्टाइल से लिखा हो। अरे ठीक है, सही है। तो अब देखते हैं। ठीक है, हमारे पास ये बटन आ गया है, कलर भी आ गया है। अच्छा, बैकग्राउंड कलर हमने नहीं दिया था, बॉर्डर ब्लैक आ गए। और बॉर्डर का भी हम कलर सेम ही कर देते हैं ताकि थोड़ा बहुत अच्छा दिखने लगे। सही है। तो ये हमारे पास बटन शो हो गया है। इसी तरीके से हम इनपुट का भी स्टाइल लिख सकते हैं, तो हम बाद में लिख के देखेंगे। अभी जस्ट हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि मॉड्यूल सीएसएस और स्टाइल सीएसएस में क्या फ़र्क है, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, सेम क्लास जो है एक साइनअप का पेज बनाता हूँ। मैंने बोला न्यू फोल्डर बना हुआ है मेरे पास, न्यू फाइल मैंने बनाई, और यहाँ पर मैंने बोला इंडेक्स डॉट जेएस। सही है। और सेम कोड जो है मैं सारा उठाकर साइन अप में रख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं इसका जो है नेम चेंज कर लेता हूँ। मैंने इसका नाम रखा साइन अप, और इसको मैंने एक्सपोर्ट करते हुए भी लिख दिया साइन अप, ठीक है? और यहाँ पर इंडेक्स लिखा हुआ था, मैंने लिखा लॉगिन, और यहाँ भी मैंने लिख दिया लॉगिन, ठीक है? तो अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्म भी शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई बताएगा? जी हमज़ा रऊफ़।
सर ये साइनअप के अंदर आप इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल बना रहे हैं, तो क्या मैं किसी और नाम से बना सकता हूँ? जी बिल्कुल, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। अगर हम सिर्फ फोल्डर तक का पाथ दें और इंडेक्स डॉट जेएस ना लिखें तो ये इसलिए है कि वो डिफ़ॉल्ट जो है इंडेक्स डॉट जेएस को ही उठा लेगा। लेकिन अगर आप किसी और नाम से फ़ाइल देंगे तो फिर वो किसी डायरेक्ट नहीं उठाएगा, वो उसके फ़ोल्डर के अंदर जाके उस स्पेसिफिक फ़ाइल का नाम बताना पड़ेगा। बस ये फ़र्क है दोनों में। सर थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, मतलब कैसे बताना पड़ेगा? अच्छा, मैं बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी लॉगिन के अंदर इंडेक्स डॉट जेएस लिखा है, और ऐप डॉट जेएस के अंदर अगर मैं जाऊँ, मैं आता हूँ ऐप डॉट जेएस में। ऐप डॉट जेएस में आने के बाद मैंने क्या बोला है, इसको पेजेस के अंदर जाओ, ऑथ के अंदर जाओ और लॉगिन के अंदर जाओ, बस। मैंने फाइल का नाम नहीं बताया, उसने डायरेक्ट क्या करा, लॉगिन का फोल्डर, लॉगिन की फ़ाइल जो कि इंडेक्स डॉट जेएस है, बाय डिफ़ॉल्ट उठा ली। मैंने नाम नहीं बताया उसको। अब मैं क्या करता हूँ, इसका नाम चेंज करता हूँ। मैंने लिखा लॉगिन डॉट जेएस। अच्छा, मैं इसको नो कर देता हूँ, वो इंपोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट का बोल रहा था, तो मैंने इसको नो कर दिया। देखें, मैं यहाँ आया, अब ये क्या कह रहा है, एरर कैन नॉट रिजॉल्व पेजेस और लॉगिन। सही है, मैंने फाइल का नाम नहीं बताया तो उसने क्या करा, उस कंपोनेंट को नहीं उठाया। सही है, मैं वापस ऐप डॉट जेएस में जाता हूँ, मैंने लॉगिन यूज़ किया। वो कह रहा है कि इसके अंदर जो है वो तो है ही नहीं, फाइल का नाम तो बताओ। मैं फिर गया, फिर मैंने लॉगिन लिख दिया। जैसे ही मैंने लिख के सेव किया और देखें मेरा कोड सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया, और यहाँ पर देखें मेरे पास कंपोनेंट शो हो गया। तो जब हमने फाइल का नाम नहीं बताया था तो उस फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल एग्जिस्ट करती थी इंडेक्स डॉट जेएस करके, तो उसने उसको बाय डिफ़ॉल्ट उठा लिया था। लेकिन अब मैंने क्या करा, उस फाइल को नाम चेंज कर दिया, इंडेक्स डॉट जेएस है ही नहीं। तो फिर उसने क्या करा, उसने बोला कि उस फाइल का नाम बताओ जिसके अंदर ये कंपोनेंट है, क्योंकि वो पहले उसने देखा होगा कि इंडेक्स डॉट जेएस है या नहीं है, डिफ़ॉल्ट उठाता है इंडेक्स डॉट जेएस को। अब अगर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ आया, मैंने एक और फाइल बनाई इंडेक्स डॉट जेएस। सही है, यहाँ मैंने एक कंपोनेंट बना लिया, कंपोनेंट बनाया ये, और इसको मैं लिख देता हूँ एक्स वाई जी, कुछ भी मैंने जो है कंपोनेंट का नाम लिख दिया। सही है, यहाँ मैंने लिख दिया ये। सही है, मैंने एक्सपोर्ट किया और यहाँ पर मैंने एक हेडिंग भी लिख दी। मैंने लिखा मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। ठीक है, अब मैं वापस आता हूँ ऐप डॉट जेएस के अंदर। ठीक है, अभी मैंने उसको बताया हुआ है कि ये लॉगिन की फ़ाइल उठाएगा। मैंने ये हटाया और मैंने सेव किया। देख रहे हैं, वो जो लॉगिन का कंपोनेंट था ना, क्योंकि मैंने नहीं बताया उसका, तो उसने वो हटा के इंडेक्स डॉट जेएस की फ़ाइल बाय डिफ़ॉल्ट उठा ली। सही है, तो अगर इंडेक्स डॉट जेएस की फ़ाइल होगी तो हम फोल्डर तक पाथ देंगे, तो उस पाथ के मुताबिक वो इंडेक्स डॉट जेएस को बाय डिफ़ॉल्ट उठाएगा। अगर हमें कोई और सी फाइल जो है इंपोर्ट करनी होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस स्पेसिफिक फ़ाइल का नाम बताना पड़ेगा। क्लियर है? अभी समझ आई या रिपीट करना है? ठीक है, सही है। तो अब हम क्या करते हैं, वापस इंडेक्स डॉट जेएस की फ़ाइल को रिमूव कर देते हैं, ये वाली को मैंने डिलीट कर दिया। सही है, और इसी को मैंने क्या कर दिया, रीनेम करके इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास देखते हैं फॉर्म आ गया या नहीं, फॉर्म आ गया। अब हम क्या करते हैं, साइनअप की फ़ाइल को हम इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास साइनअप की फ़ाइल है। साइनअप के अंदर आए, इसके अंदर से मैंने स्टाइल डॉट सी एस एस की फ़ाइल को हटा दिया। सही है, और ऐप डॉट जेएस के अंदर आए, मैंने सेम चीज़ इंपोर्ट करी। मैंने बोला इंपोर्ट, और यहाँ लिखा साइन अप फ्रॉम पेजेस और साइन अप। इसको मैंने क्या किया, इसी के नीचे आकर यूज़ कर लिया। सही है, अच्छा ये वही फ्रैगमेंट वाला एरर दे रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, फ्रैगमेंट को यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, एरर रिजॉल्व, मैंने सेव कर दिया। अच्छा, साइन अप के कंपोनेंट के अंदर जाते हैं हम, और यहाँ पर लिख देते हैं साइन अप पेज।
सही है। अच्छा यहाँ है। अच्छा देखें, मैंने लॉगिन के पेज के अंदर तो स्टाइल डॉट सी एस एस इम्पोर्ट की हुई थी, जबकि साइनअप के पेज के अंदर से मैंने रिमूव कर दी थी। लेकिन देखें स्टाइल दोनों का सेम है, ये कैसे पॉसिबल है? अच्छा ये पॉसिबल इस तरीके से है क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है, ऐप डॉट जे एस के अंदर लॉगिन का पेज इंपोर्ट किया है। अच्छा इस इंपोर्ट के अंदर हम जाके देखते हैं, हमारे पास जो है इसमें हम गए। अच्छा यहाँ से डायरेक्ट नहीं उठा रहा तो, अच्छा डायरेक्ट ही लेके नहीं जा रहा है, हम डायरेक्ट चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है स्टाइल डॉट सी एस एस। अगर मैं ये स्टाइल डॉट सी एस एस को बंद करता हूँ तो क्या होगा, दोनों पर से स्टाइल हट जाएगी। लेकिन मैं इसको वापस इनेबल करता हूँ तो दोनों पर इनेबल हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ये बटन का स्टाइल जो है वो अप्लाई हो सिर्फ लॉगिन के पेज पर, साइनअप के पेज पर अप्लाई नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने इसको इंपोर्ट नहीं की। अच्छा ये यूज़ कैसे हो रही है ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि देखें मैंने ऐप डॉट जेएस के अंदर तो स्टाइल डॉट सी एस एस अप्लाई नहीं करी है, मतलब इंपोर्ट नहीं करी है, मैंने तो लॉगिन पेज के अंदर इंपोर्ट करी है। तो साइनअप के अंदर यूज़ होने की वजह ये है कि ये अभी एज अ सिबलिंग यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ये फाइल इंपोर्ट हुई, इसके अंदर स्टाइल डॉट सी एस एस भी इंपोर्ट हुई हुई है। तो इस स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर ये जो स्टाइल डॉट सी एस एस है, ये वाली जो क्लास हैगी ना, ये साइनअप के अंदर यूज़ हो रही है, तो इसकी वजह से ये यूज़ हो रही है। अच्छा अब हम ब्राउज़र के ऊपर देखते हैं कि फ़ंडा क्या है। मैं इंस्पेक्ट डॉट एलिमेंट पर आया और मैंने यहाँ पर एलिमेंट के अंदर गया। अच्छा मुझे बताएं कि अगर हम जो है एच टी एम एल सी एस एस में वर्क करते थे तो एक तो हम इनलाइन सी एस एस यूज़ करते थे, एक इंटरनल सी एस एस यूज़ करते थे, सॉरी एक एक्सटर्नल सी एस एस यूज़ करते थे और एक इंटरनल सी एस एस यूज़ करते थे। अच्छा इंटरनल सी एस एस यूज़ करने का तरीका क्या था, कोई बताएगा? चैट में जस्ट लिख के बता दें। स्टाइल टैग में हेडर लगाना होता था, ठीक है, यूजिंग आफ्टर हेड, सही है। अच्छा देखें हमें हेड टैग के अंदर जो है, ये जो हमारे पास हेड टैग है इसके अंदर हम क्या करते थे, जो है एक स्टाइल टैग ओपन करते थे जो कि हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है, और फिर उसके अंदर हम जो सी एस एस लिखते थे वो वर्क करती थी। अभी रिएक्ट क्या करता है, जब हमने ये इंपोर्ट किया ना लॉगिन पेज, इसने हेडर के अंदर जो है वो स्टाइल लाकर रख दिया, ये देख रहे हैं। ठीक है, तो इसने क्या करा, वो सबमिट बटन का स्टाइल जो है वो हेडर में लाके रख दिया। अब वो सबके लिए वर्क कर रहा है, जबकि मुझे ऐसा करना था, सिर्फ इसके लिए वर्क करना चाहिए, इस पर अप्लाई नहीं होना चाहिए। अब मुझे हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो फिर मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं ऐप डॉट जे एस के अंदर जाऊँ और इसको कमेंट कर दूँ। ठीक है, क्या ये स्टाइल हटेगा? बिल्कुल नहीं। देखें साइनअप के ऊपर अभी भी अप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसको रिलोड करूं और रिलोड करने के बाद मैं आऊं दोबारा हेड टैग को ओपन करूं, और हेड टैग को ओपन करने के बाद मैं आऊं स्टाइल में, ठीक है, और अच्छा दो स्टाइल हमारे पास आ रहे हैं। दो स्टाइल आने की वजह ये है कि एक जो आ रहा है ना, जो बाय डिफ़ॉल्ट वाला इंडेक्स डॉट फाइल, इंडेक्स फाइल के अंदर है ना, ग्लोबल वाली फाइल, वो इंपोर्ट हुई हुई है। दूसरा ये लॉगिन वाली है, सही है, ये दो हैं। ये देखें फ़ॉन्ट फेस लिखा हुआ है, दूसरा भी फ़ॉन्ट फेस है। और मैं अगर आऊँ इंडेक्स डॉट सी एस एस के अंदर तो देखें, इन ऐप डॉट सी एस एस, सॉरी, यहाँ पर कहीं भी यूज़ हो रही होगी वो। कोड फ़ॉन्ट फेस, ठीक है, ये कहीं से उठा रहा है लेकिन ये यहीं कहीं डिफाइन हुई भी होगी, वो हम इसको बाद में देखते हैं। अभी हमें ये देखना है कि लॉगिन के अंदर क्या है। अच्छा इसको हम वापस बंद करते हैं और स्टाइल में आते हैं। ये देखें अभी भी क्योंकि ये यूज़ हो रही है, जब तक इसका इंपोर्ट बंद नहीं होगा ना तब तक ये स्टाइल लगा रहेगा। मैं आता हूँ दोबारा ऐप डॉट जे एस के अंदर। ऐप डॉट जे एस के अंदर आने के बाद मैंने लॉगिन बंद किया और ब्राउज़र पर आया मैं, तो अब देखें इसके ऊपर से स्टाइल ये हट गया। मैंने रिलोड कर दिया दोबारा और हेड में आया मैं। हेड में आने के बाद देखें अब एक स्टाइल टैग आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा। लेकिन अब मुझे क्या करना है,
मुझे तो ये दोनों जो है यूज़ करने हैं, और मुझे जो है स्टाइल भी अप्लाई नहीं करना। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि स्पेसिफिक जगह पर ही अप्लाई हो। तो मैं यूज़ करूँगा मॉड्यूल डॉट सी एस एस। ठीक है, स्टाइल डॉट सी एस एस यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि वो एज अ ग्लोबल यूज़ हो रही है। लेकिन मुझे यूज़ करना है सिर्फ पर्टिकुलर जो है कोड के लिए, जो कि लॉगिन का है, सिर्फ उसके लिए यूज़ करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं उसके अंदर जो है इंडे लॉगिन का जो फोल्डर है, इसके अंदर स्टाइल की फ़ाइल की जो एक्सटेंशन है उसको मैं क्या करूँगा, डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। अच्छा, जब मैं इस तरीके से लिखता हूँ ना, तो मुझे सी एस एस को यूज़ करने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका मिलता है। मॉड्यूल सी एस एस जो है ना, थोड़ी सी क्लास को यूनिक करके बना देता है खुद से। मैं आता हूँ, रीनेम करता हूँ, और रीनेम करने के बाद मैं लिखता हूँ डॉट। अच्छा, पहले हम जो है ऐप डॉट जे एस को वापस यूज़ कर लेते हैं लॉगिन पेज को ऐप डॉट जे एस में। ठीक है, सही है, अभी दोनों पेज शो हो गए। मैं आता हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस, और इसको मैं रीनेम करता हूँ। रीनेम करने के बाद मैं लिखता हूँ डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। जैसे ही मैंने इसकी एक्सटेंशन को चेंज किया, तो अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो फाइल है मुझे नहीं मिल रही। सही है, या तो पाथ सही डिफाइन करो, या तो वो फाइल क्रिएट करो, या फिर ये इंपोर्ट बंद करो, तभी वो चलेगी। अच्छा, अब हम आते हैं दोबारा लॉगिन के फोल्डर में, यानी इंडेक्स डॉट जेएस में लॉगिन की फ़ाइल, और यहाँ पर आकर मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, देखें हमारा कंपोनेंट जो है सक्सेसफुली रेंडर हो गया, लेकिन जो स्टाइल था वो सारा हट गया। तो मॉड्यूल डॉट सी एस एस को यूज़ करने का तरीका हमने देखा था। अच्छा, हमारी क्लास जो है 15 मिनट में जो है ख़त्म हो जाएगी, तो फिर वो सेकंड वाले लिंक से ज्वाइन कर लेना। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, मॉड्यूल डॉट सी एस एस को इंपोर्ट करता हूँ। मैंने इंपोर्ट किया स्टाइल्स डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। अच्छा, क्या ये तरीका यूज़ करने का है? बिल्कुल नहीं। हम जब नॉर्मल सी एस एस यूज़ कर रहे होते हैं ना, तब ये तरीका होता है कि जस्ट इंपोर्ट कर लें और यूज़ कर लें। लेकिन जब हम मॉड्यूल सी एस एस यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमें इसको एक वेरिएबल में स्टोर करना होता है। अब वो वेरिएबल का नाम आप पर डिपेंड करता है, आप कुछ भी लिखें। तो मैंने लिखा है स्टाइल्स डॉट सॉरी इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम स्टाइल्स डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। अब इस वेरिएबल को मैं क्या करता हूँ, मैंने कॉपी किया। सही है, कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ क्लास नेम में, और क्लास नेम अब इस तरीके से यूज़ नहीं होगी। सही है, मैं इसको क्या करूँगा, इस तरीके से करली ब्रैकेट ओपन करूँगा, और यहाँ पर लिखूँगा स्टाइल्स डॉट। अच्छा, अब हमने जो है लास्ट क्लास में देखा था कि अगर किसी क्लास के अंदर डैश आ रहा हो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो चाइल्ड वैल्यू होती है, मतलब की वैल्यू होती है, उसमें अगर डैश आ रहा हो तो हम डॉट करके एक्सेस नहीं कर सकते। तो मैंने बताया भी था कि हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या किसी को याद है कि वो तरीका कौन सा था? कोई है ऐसा क्लास में जिसको याद हो अभी तक? अब्दुल्ला, बोलें। सर स्टाइल डॉट लगा के एक मेथड था, एक था कि ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज करके। सही है। अच्छा, एक और ने बोला है मोमिन हुसैन ने के स्क्वायर लगाकर, और अब्दुल्ला ने भी कहा है स्क्वायर लगाकर। तो बिल्कुल ठीक है, आप दोनों ने सही जवाब दिया है कि हम स्क्वायर लगाकर यूज़ कर सकते हैं। सही है, अगर हम स्क्वायर लगाकर यूज़ नहीं करेंगे तो वर्क नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, मैंने क्लास नेम कॉपी किया। हम आते हैं मॉड्यूल सी एस एस में, और मैंने इस क्लास को ऐसे कॉपी कर लिया। सही है, कॉपी करने के बाद मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब जैसे ही मैं उसको अपने जो फाइल का कोड है इसको फॉर्मेट करूँगा ना, मैंने कंट्रोल जेड किया, और जो है मैंने यहाँ पर लिखा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। जैसे ही फॉर्मेट किया, तो देखें ये डैश से हट गया। तो इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हम, डैश करके किसी भी ऑब्जेक्ट की को एक्सेस नहीं कर सकते। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है, एक एरे लगानी पड़ती है, और उस एरे के अंदर हमें डिफाइन करना पड़ता है
क्या ये सिंटेक्स सही है या मुझे कुछ और भी करना पड़ेगा? डॉट हटाना होगा। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिया, डॉट हटाना होगा। अच्छा, इसके अलावा और कुछ? अच्छा, ये जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये रिएक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है कि जावास्क्रिप्ट में हम एक्सेस करते ही इसी तरीके से हैं। ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो होती है, हम इस तरीके से रख तो देंगे लेकिन वो कभी भी एक्सेस नहीं करना नहीं कर पाएगा। जैसे ही मैं फॉर्मेट करूँगा, ये वहाँ भी वही मसला देगा जो डॉट लगा के मसला दे रहा था। तो हमें जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, इस तरीके से इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, ये आप भूल गए थे, तो ये चीज़ याद रखें कि स्ट्रिंग बनाना है इसको लाजमी है। मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ये क्या कह रहा है कि नॉट रिजॉल्व स्टाइल्स डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। अब क्यों मसला दे रहा है स्टाइल्स डॉट मॉड्यूल? सही तो लिखा है हमने, इसका तो मसला नहीं है। बिल्कुल इसी का ही मसला था। तो देखें, जैसे ही मैंने ये लगाया तो हमारी क्लास जो है वो सक्सेसफुली रन हो गई, और जो स्टाइल था वो बटन पर अप्लाई हो गया। अब उसके बाद देखें आप, साइन अप के पेज पर ये स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ। जब तक मैं साइनअप के पेज में जाकर इसको इंपोर्ट नहीं करूँगा, ये तब तक इस पर स्टाइल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, जब स्पेसिफिक कोड अप्लाई करना हो, स्टाइल अप्लाई करना हो स्पेसिफिक कोड पर या स्पेसिफिक इनपुट पर, बटन पर या किसी भी टैग पर, तो हम मॉड्यूल सी एस एस यूज़ करेंगे। अगर सी एस एस हम यूज़ करते हैं तो उसमें ये इशू आ सकते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक स्टाइल किसी जगह पर क्लास अप्लाई करने से मसला आ सकता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास बहुत सारा कोड होता है, काफ़ी बड़ी एप्लीकेशन होती है, तो समटाइम ऐसा होता है कि हम कहीं किसी फाइल का कोड उठाकर हम दूसरी जगह पे लगा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक टेबल का कोड है, ठीक है। अब मुझे वो टेबल जो है वो प्रोडक्ट का टेबल है, सही है। अब प्रोडक्ट के अंदर भी जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, उस कैटेगरी का टेबल है। मैंने बोला कि यही टेबल जो है मुझे लैपटॉप्स के टेबल के अंदर शो करना है। तो अब मैं पूरा टेबल तो नहीं लिखूंगा, सम टाइम ऐसा होता है कि कम वक्त होता है, तो हम क्या करते हैं, वहीं से कॉपी करते हैं और दूसरी जगह पर पेस्ट कर देते हैं। अब मसला ये आएगा कि मुझे जो लैपटॉप की स्क्रीन थी या लैपटॉप का टेबल था, उसका कलर अलग रखना था, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, या अगर मैंने उसी फाइल में जाकर चेंज किया तो वो सब जगह चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मॉड्यूल सी एस एस उसकी अलग बनाएंगे और उसको स्कॉप कर देंगे। ये बेसिकली स्टाइल को स्कॉप करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने कही थी कि ये क्या करता है, थोड़ी सी डायनेमिक करके जो है कस्टम सी एस कस्टम जो है क्लास बना देता है। तो मैं आता हूँ बटन पर। बटन पर आने के बाद ये देखें, यहाँ पर क्या लिखा है इसने, स्टाइल्स सबमिट डैश बटन। ये तो हो गया हमारा क्लास का नाम, ये स्टाइल वेरिएबल का नाम हो गया। और आगे देखें, इसने खुद से जो मॉड्यूल सीएसएस थी ना, इसने कुछ एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर दिए, तो इससे क्या हो गई, ये क्लास यूनिक हो गई। कहीं भी ये अब वर्क इस तरीके से हम क्लास जब तक नहीं देंगे इंपोर्ट करके, ये वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो ये इसके कुछ फ़ायदे हैं। तो मुझे बताएं कि अभी आपको क्लियर हुआ कि मॉड्यूल सीएसएस और स्टाइल सीएसएस में क्या डिफरेंस है और हम क्यों यूज़ करते हैं। फॉर्मेट क्या होता है? अच्छा, अगर आप उसका पूछ रही हैं कि फॉर्मेट क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल मैंने जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट किया था, देखें ये इनपुट आगे है, इसकी अलाइनमेंट गलत है, इसकी अलाइनमेंट गलत है। अब कोड रीड करने में ना थोड़े से, जब कोड बहुत सारा होता है तो उसको रीड करने में मसला आता है, तो हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को पूरा फॉर्मेट कर देते हैं ताकि उसके टैग्स की जो अलाइनमेंट्स हैंगी वो परफेक्ट हो जाती है, तो उसको फिर कोड को रिलोड करने में मसला नहीं आता। फॉर एग्जांपल, मैंने इसको यहाँ पर स्पेस दे दिया और लॉगिन बटन को मैंने यहाँ से स्पेस दे दिया। अब देखें क्या होगा कि मुझे समझ नहीं आएगा कि ये इनपुट कहाँ ख़त्म हो रहा है, ये इनपुट कहाँ ख़त्म हो रहा है, ये एट्रीब्यूट्स किस इनपुट के हैं या किस टैग के हैं, ये बटन कहाँ स्टार्ट हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट करूँगा, ठीक है। मैंने डॉक्यूमेंट फॉर्मेट किया तो ये सारा जो है फॉर्मेट हो गया। अब ये एक्स्ट्रा स्पेसिंग जो है ये हमें खुद से रिमूव करनी पड़ती है।
सही है। अभी देखिए ये दोबारा मैंने फॉर्मेट किया तो ये इधर आ गया, थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे मूव हो गया। तो इस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से इस लाइन में ले आता हूँ, अब फॉर्मेट करूँगा तो ये बटन का जो इनपुट है ये मूव हो जाएगा। अच्छा ये हुआ नहीं, लेकिन हो जाता है। तो इस तरीके के हम कोड की फॉर्मेटिंग करते रहते हैं डॉक्यूमेंट फॉर्मेट करके। तो इसको मैं वापस कंट्रोल Z कर देता हूँ ताकि इसके कुछ एक्सटेंशंस भी आती हैं कोड फॉर्मेटिंग की, तो आप वो भी देख सकते हैं। क्लियर है? कौन सी? लास्ट क्लास में सर ने प्रीटियर भी बताई थी, और भी दूसरी है कोड फॉर्मेट की। HTML, अगर हम यहाँ सर्च करें फॉर्मेट टर, अच्छा फॉर्मेट ARB अगर के आ रही है, यहाँ मैंने लिखा HTML का बॉयलर प्लेट इसकी एक्सटेंशन हैगी, और ये रहा फॉर्मेट HTML इन PHP। अच्छा आप रिएक्ट का देख लें, HTML प्रीव्यू, HTML फॉर्मेट, ठीक है। तो डिफरेंट आते हैं, इस्तेमाल करके पता चलेगा कि वो कौन सा एक्सटेंशन कैसा वर्क कर रही है। तो मेरे पास तो कोई इंस्टॉल नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट VS कोड जो फॉर्मेट करता है वही है। हाँ आप ये एक एक्सटेंशन है, क्या कहते हैं, रिएक्ट की, ये इंस्टॉल कर लें आप अपने पास, ये काफ़ी हेल्प करती है। ये भी फॉर्मेटिंग वगैरह के काम में आती है, इंपोर्ट वगैरह में मदद करती है। तो रिएक्ट में जब हम कुछ इंपोर्ट कर रहे होते हैं सजेशन में मदद करती है, तो इस तरीके का काम करती है, ठीक है। बाकी ये गाइडलाइंस वगैरह है, ये आगे चल के देखेंगे कि ये क्या हेल्प करती है हमारे VS कोड में। अच्छा सही, प्रीटियर ये भी है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। जी अब्दुल्ला अवन। जी सर, वो भी बता देना जो लास्ट में जितने भी इनपुट फील्ड्स हैं ना, डेटा कलेक्ट करके एक ही दफ़ा प्रिंट हो गया था कंसोल में। सॉरी क्वेश्चन में समझा नहीं, दोबारा बताएंगे? सर जो इनपुट फील्ड में टाइप जो हम कर रहे थे वो वहाँ पे कंसोल हो रहा था, तो जो लास्ट में डेटा जितना भी कलेक्ट हो जाए वो प्रिंट होके आ जाए कंसोल में। उसका तो सिंपल ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एक यूज स्टेट ली, मैंने बोला कॉन्स्ट, सही है, और मैंने बोला यूज़र नेम, सेट यूज़र नेम, और यहाँ मैंने यूज स्टेट डिफाइन कर दी, ठीक है। और फिर मैंने यहीं पर ही मैंने बोला ईमेल, और यहाँ मैंने बोल दिया सेट ईमेल, देन यहाँ पर पासवर्ड, और यहाँ पर मैंने बोला सेट पासवर्ड, ठीक है। जब इसका सारा कोड होगा तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो कि एग्जिस्ट करता होगा, फंक्शन ऑन सबमिट, ठीक है। ये फंक्शन बन गया। फंक्शन बनने के बाद ये सारे वेरिएबल्स जो है ना, आपने क्या करने हैं, लेट यूज़र डेटा, और आपने इस तरीके से रख देना है। फिर आपने क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग और यूज़र डेटा, सिंपल, ठीक है। अच्छा ये शायद फंक्शन बंद नहीं हुआ, ठीक है। अब आपके जो बटन के क्लिक पर है ना, ये ऑन सबमिट कॉल होगा, यहाँ पर मैंने बोला ऑन क्लिक, और इसमें सिंपल ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, सही है। ओके ओके। तो जितनी भी अपडेटेड वैल्यूज़ होंगी वो इनपुट यूज स्टेट के अंदर सेव होंगी, और जैसे आप ऑन सबमिट का बटन पे क्लिक करेंगे, ये डेटा स्टोर करेगा सारी वैल्यूज़ को, और यहाँ पर कंसोल के अंदर शो कर देगा। दूसरा ये है कि आप कंसोल नहीं करेगा, अगर वो
जो है मोबाइल वगैरह पर टेस्ट हो रहा होगा तो फिर कंसोल तो दिखता नहीं है, तो आप जो है अलर्ट में शो करा दें। ठीक है। अच्छा, मज़ीद किसी का? हम्म, 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 अच्छा, अली नूर का भी यही क्वेश्चन था, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा, किसी और का कोई सवाल? अच्छा, कॉल एंड होने वाली है तो नए लिंक से ज्वाइन कर लें, फिर देखते हैं। बाकी कुछ चीज़ें और भी हैं जो डिस्कस करनी है इसी क्लास में। अच्छा, मुझे बताएं, स्क्रीन शो हो रही है मेरी? ठीक है, ठीक है। सही है। तो हम जो है अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे मैसेज कर दें चैट में, तो वो मैं रीड कर लूँगा। तब तक के लिए हम देखते हैं आगे। अच्छा, हमने क्या किया, पेजेस के लिए ये बना लिया। ठीक है, एक ही पेज का फोल्डर बनाया, इसके अंदर हमारे सारे पेजेस रेंडर होंगे। दूसरा हम क्या करते हैं, कंपोनेंट जो कि रीयूजेबल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि बटन हो गया, इनपुट हो गया, और इसके अलावा कोई फॉर्म हो गया, या उसके अलावा कोई कार्ड हो गया, जैसे प्रोडक्ट कार्ड होते हैं, और इसके अलावा इमेज इमेज का हो गया। इसके अलावा इमेज का जो है इमेज रेंडरिंग का हो गया, इमेज प्रोसेस का हो गया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, मल्टीपल रीयूजेबल कंपोनेंट बनाते हैं जो कि हर जगह यूज़ हो रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंपोनेंट्स का एक फ़ोल्डर बना लेंगे। ठीक है, इसके अंदर हमारे सारे कंपोनेंट्स रेंडर होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, अ, चलें एक काम करते हैं, अभी आप चाहें तो बना लिएगा। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लिखा कार्ड डॉट जेएस। सही है। अच्छा, जेएस भी लिख सकते हैं, जेएसएक्स भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ,
मैं जो कंपोनेंट्स होते हैं ना उनको JSX से प्रेजेंट करता हूँ, और पेजेस को मैं JS से प्रेजेंट करता हूँ। तो उससे ये होता है जब हम कोड रीड कर रहे होते हैं ना, तो एक तो इससे पता चल जाता है कि कंपोनेंट से इंपोर्ट हो रहा है तो ये कंपोनेंट है, और दूसरा JSX की फाइल आएगी तो ये कंपोनेंट होगा। सही है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक डिफ्रेंशिएट करके चलता हूँ। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे कार्ड JSX में मैं कंपोनेंट बना लेता हूँ। सही है। और यहाँ पर मैंने क्या करा, एक यूज स्टेट बनाई। ठीक है, मैंने बोला यूज कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स। सही है। सेट प्रोडक्ट्स। अच्छा, मुझे कौन बताएगा कि मैंने क्या चीज़ मिस करी है और क्या चीज़ मुझे लिखनी चाहिए? क्या मेरा ये हुक को यूज़ करने का सिंटेक्स बिल्कुल ठीक है? ब्रैकेट। सही है। तो क्या मिस हो गया? ब्रैकेट्स। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ब्रैकेट लगा देता हूँ। सर ये मेन डिफरेंस क्या है वैसे जेएस और जेएसएक्स में? ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस ये एक्सटेंशन को प्रेजेंट करता है, इतना तो कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। रिएक्ट अलाउ करता है JSX की भी फाइल को। अब फॉर एग्जांपल मैं, मतलब हम दो तरीके से बना सकते हैं, या तो JS की फाइल बना लें, उसमें भी क्योंकि कंपोनेंट बना सकते हैं, JSX में भी कंपोनेंट बना सकते हैं। तो बस हाँ सर, काम तो पूरा वही हो रहा होता काम है, बस सारा वही फर्क हो रहा क्या होता आता है। है? अब अगर मैं इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ रीनेम करता हूँ, तो मैं यहाँ लिख दूँ व्यू, ये व्यू की फाइल बन जाएगी, लेकिन ये वर्क नहीं करेगी क्योंकि रिएक्ट इसको अलाउ नहीं करता। रिएक्ट सिर्फ दो फाइलों को अलाउ करता है कंपोनेंट बनाने के लिए, JS की फाइल को और JSX की फाइल को। उसके अलावा कोई फाइल को अलाउ नहीं करता। ठीक है। तो सर यहाँ ये व्यू क्या फ्रेमवर्क है, क्या है ये? जी, जैसे जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी जो है रिएक्ट जेएस है, इसी तरीके से व्यू भी है और एंगुलर भी है, इसी तरीके से और भी दूसरी हैं, सेवलेट वगैरह। ठीक है। तो ये भी जो है फ्रंट एंड बनाने के लिए ही यूज़ होती है, जैसे रिएक्ट यूज़ होती है फ्रंट एंड बनाने के लिए, व्यू भी फ्रंट एंड बनाने के लिए यूज़ होती है, एंगुलर भी फ्रंट एंड बनाने के लिए यूज़ हो रही होती है। और ये तीनों जो है जावास्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरी है। एक और होती है सेवलेट करके शायद, तो वो भी फ्रंट एंड बनाने के लिए ही आई थिंक यूज़ होती है। सही है। तो मैंने ये प्रोडक्ट्स और सेट प्रोडक्ट्स का एक एरे बना लिया है। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, अच्छा मैं ये चलें ठीक है, मैं इसको अभी यहीं से कंटिन्यू करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊँगा कि ये डायनेमिक किस तरीके से करेंगे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर जैसे स्टैटिक बना देता हूँ। मैंने क्या करा, यहाँ लिखा है एक H1, H1 के अंदर मैंने लिखा हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई एक वो बना लेते हैं, खोल लेते हैं, ताकि हम वहाँ से डेटा जो है उठा सकें। तो ये प्राइज़ की वेबसाइट पर आ गया। सही है। स्टाइलिंग वगैरह हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे ये एक मोबाइल है, इसकी हम कंटेंट को उठा लेते हैं। मैंने ये टाइटल उठा लिया। अच्छा, हमें ओपन करना पड़ेगा। हम्म, 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 ओहो, हाँ सही। मैंने टाइटल उठा लिया। सही है। उसके बाद मैं आता हूँ, सबसे पहले मेरी इमेज है। सही है। और उसके बाद जो है प्राइस है, मैंने यहाँ लिया डिव। और यहाँ लिया स्पेन। प्राइस आ गई। और दूसरा यहाँ पर आ गया हमारे पास बटन। ऐड टू कार्ट। सही है।
अच्छा, इमेज के लिए हम क्या करते हैं, कोई एक इन्हीं की इमेज उठा लेते हैं। मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी इमेज एड्रेस, या हम सेव कर लेते हैं इस इमेज को। सेव इमेज कहाँ लेके जाते हैं, डाउनलोड में नहीं, डेस्कटॉप में आते हैं, क्लास डेस्कटॉप, सही है। रिएक्ट जेएस क्लास 3 के अंदर आते हैं, पब्लिक में, SRC में। अच्छा, यहाँ हमारे पास एसेट्स का कोई फोल्डर नहीं है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, जस्ट कंपोनेंट में रख देता हूँ, फिर हम इसको मूव कर लेंगे। ठीक है, मैंने ये सेव कर ली। तो ये हमारे पास एक इमेज आ गई, और इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ मोबाइल। सही है। अच्छा, ये वेब पी जो है एक्सटेंशन हैगी, ठीक है। और मीटिंग चल रही है, बंद हो गई। ठीक है। अच्छा, स्क्रीन तो शो हो रही है ना मेरी? ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस सोर्स में आते हैं, और यहाँ एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखेंगे हम एसेट्स। सही है। इन एसेट्स के अंदर हम मूव कर देते हैं। अच्छा, एसेट्स के अंदर भी हम वो सारी चीज़ें रखते हैं जो हमारे को यूज़ करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल, एसेट्स के अंदर हमारी इमेजेस होती हैं, एसवीजीज होती हैं, जिप होती है, और फ़ॉन्ट्स होते हैं। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, फ़िलहाल तो अभी यही नोट कर लें। ठीक है। मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक और फोल्डर बनाता हूँ, इमेजेस। सही है। और इस फाइल को मैं इसके अंदर मूव कर देता हूँ। तो हमारी एसेट्स के अंदर इमेजेस हैं, और इमेज के अंदर वेबपी की फ़ाइल है ये। अब मुझे इमेज को यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ता है, SRC का एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ता है, और यहाँ पर हम जो है इमेज का पाथ डिफाइन करते हैं। लेकिन रिएक्ट के अंदर हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है उस फाइल को जो कि यूज़ करनी है। और तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने एक मोबाइल इमेज, सही है, फ्रॉम कहाँ से इंपोर्ट करनी है, एसेट्स से। मैं इस फोल्डर से बाहर आया डबल डॉट से, और एसेट्स में गया, देन इमेजेस में। ठीक है। और इमेज के अंदर हमारे पास आती है एक मोबाइल डॉट वेब पी। इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्ट्रिंग हटा के जस्ट इसको यूज़ कर लूँगा। ठीक है। एक तो ये तरीका होता है इमेज को यूज़ करने का। लेकिन अगर आपके पास इमेज डाउनलोडेड नहीं है, यूआरएल है, तो आप क्या करोगे, वो यूआरएल यहाँ पर रखोगे, फिर आप इंपोर्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास लोकल फाइल नहीं पड़ी है, यूआरएल है। तो आप क्या करोगे, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहीं पेस्ट करता हूँ। फिर आप क्या करोगे, ये वेरिएबल्स हटाओगे। ठीक है। हटाने के बाद आप स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे, देन वो इमेज का यूआरएल उठा लेंगे। जैसे मैंने क्या किया, मैं इस पर राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दिया, मैंने सेव किया। अच्छा, अब देखते हैं हमारे पास शो होती है या नहीं। तो इसको हमें यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो हम जाएं लॉगिन के अंदर वहाँ इंपोर्ट करें, या साइनअप में इंपोर्ट करें, या फिर डायरेक्ट ऐप डॉट जेएस के अंदर इंपोर्ट कर लें। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली ऐप डॉट जेएस के अंदर इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैंने बनाया था कार्ट, सही है, और स्लेश दिया, उसको बंद कर दिया। अब मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। वैसे ऑटो सजेशन भी आ रही होती है, मैं वहाँ से भी चाहूँ तो इंपोर्ट कर सकता हूँ। मैंने कहा इंपोर्ट कार्ट फ्रॉम डॉट पेजेस, सॉरी, कंपोनेंट कार्ट। अच्छा, डॉट JSX लिखने की इसमें भी कोई ज़रूरत नहीं होती है, जैसे JS की फ़ाइल में लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो हम JSX की भी एक्सटेंशन ना लिखें तो चल जाता है। ठीक है। तो ये हमारे पास कार्ड आ गया। अब रीयूजेबल कंपोनेंट वाली चीज़ जो थी ना रिएक्ट के अंदर, वो ये थी कि मैं जितने भी कॉपी करता जाऊंगा, यहाँ पर मैंने लिखा, जस्ट इसको कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, तो सेम कार्ड जो है नीचे भी प्रिंट हो जाएगा। मैं आता हूँ क्रोम पर, सही है, और स्क्रॉल किया तो देखें दो कार्ड हमारे पास बन गए। अभी हमने इस पर कोई स्टाइल अप्लाई नहीं किया है, तो इस वजह से ये ऐसा नज़र आ रहा है।
लेकिन हम चाहें तो एक छोटा सा स्टाइल भी अप्लाई कर लेते हैं। मैं यहाँ आया, अब्दुल्ला, जी अब्दुल्ला। जी सर, हमें किसी और पेज में जैसे नेवबार हम यूज़ करते हैं, तो इसका भी हमने वो वेरिएबल टाइप बना लेना है, तो दूसरी फाइल में जाके वो उसे पेस्ट कर दें तो वो वर्क करेगा, जैसे आपने अभी डबल कॉपी पेस्ट किया था। मतलब नेविगेशन बार को आप कह रहे हैं कि मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ तो वो वर्क करेगा? जी जी, जी बिल्कुल। यानी इस कंपोनेंट बना के, क्या बना के? कंपोनेंट ये बना के उसका तो यूज़ करूँ जी चल जी जाएगा। बिल्कुल, अभी हम इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, दोबारा एफ जे एस में आया, तो मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, डिव लिया, और डिव लेने के बाद मैंने इसको इंपोर्ट कर दिया, और यहाँ पर मैंने एक इनलाइन सी एस एस स्टाइल अप्लाई कर दी। मैंने बोला स्टाइल डिस्प्ले फ्लेक्स। अच्छा, मैंने यहाँ पर इनलाइन सी एस एस स्टाइल की, तो मुझे एक और चीज़ याद आ गई, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, तो देखें हमारे पास दो कंपोनेंट आ गए। अब मैं एक और कंपोनेंट को इधर कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ देखेंगे हमारे पास तीन हो गए। तो इस तरीके से अब ये चीज़ हम HTML में क्या हम ये चीज़ जो है HTML में कर सकते थे? बिल्कुल नहीं कर सकते थे। हमें क्या करना पड़ता था, ये जितना भी कार्ड का जो इसके अंदर लिखा हुआ कोड है ना, ये पूरा ही हमें इस तरीके से कॉपी और पेस्ट, इस तरीके से कोड पूरा कॉपी पेस्ट करना पड़ता था। लेकिन रिएक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, जस्ट जहाँ इंपोर्ट करेंगे वहीं कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये वर्क कर जाए। लेकिन रिएक्ट के अंदर एक और चीज़, JSX का जो कॉन्सेप्ट है, वो ये हमें फ़ायदा करता है कि हम हमारे पास डेटा हो तो हम जस्ट लूप के ज़रिए या मैप के ज़रिए जो है, हम सारा जो है डेटा जो है छोटे से कोड के अंदर रेंडर कर सकते हैं। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में ज़रूर देखेंगे। अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद दिलाना, वो मैं ज़रूर गाइड करूँगा, ठीक है? लेकिन अभी नहीं, क्योंकि हमारी क्लास का टाइम ज़्यादा नहीं बचा है। अगर हम उस तरफ गए तो बहुत लंबी हो जाएगी क्लास। अच्छा, दूसरी चीज़ ये ये थी कि हमने इस तरीके से कंपोनेंट डिफाइन कर दिया। सही है, पेजेस के अंदर पेजेस डिफाइन कर दिए, एसेट्स के अंदर एसेट्स डिफाइन कर दिए, और इमेजेस के अंदर इमेजेस। सही है। अब स्टाइल हम एक तो इस तरीके से भी इनलाइन लिख सकते हैं, दूसरा जो है हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाए, मैंने नाम दिया लेट, और मैंने लिखा कंटेनर स्टाइल। सही है, और इस तरीके से मैंने बना दिया, मैंने लिखा डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। मैंने ये यहाँ से हटाया, मैंने जस्ट क्या करा, कंटेनर स्टाइल यूज़ कर लिया, ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया। इस तरीके से भी हम जो है स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट बंद कर देता हूँ, तो देखें ये तीन इनपुट जो है हमारे पास शो हो गए। अगर मैं इसको बंद कर दूँ, ठीक है, ये आ गए। ठीक है, तो स्टाइल के हमने चार तरीके देख लिए, इनलाइन के दो तरीके, एक्सटर्नल के दो तरीके। इनलाइन के तरीका एक जो था वो हम डायरेक्ट टैग के अंदर स्टाइल लिख के कर सकते हैं। इनलाइन का दूसरा तरीका जो था, हम कंपोनेंट के अंदर ही वेरिएबल बना के एक ऑब्जेक्ट बनाकर स्टाइल अप्लाई करें, और जैसे उस वेरिएबल का नाम पुट कर दें। दूसरा तरीका एक्सटर्नल का जो था, वो हम CSS की फ़ाइल बनाकर यूज़ करते हैं। और एक्सटर्नल का दूसरा तरीका, पहला तरीका जो था स्टाइल डॉट सी एस एस बनाकर यूज़ करते हैं, और दूसरा तरीका जो था वो मॉड्यूल CSS बनाकर यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपने डिफरेंस भी देख लिया कि किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो थी वो, सर यहाँ पे स्टाइल लिखने का थोड़ा तरीका चेंज है, देखें जरा। जस्टिफाई कंटेंट में डैश डालते थे हम, मतलब CSS लिखते थे ना। अच्छा वो ये होता है कि मैंने अभी जैसे लास्ट क्लास में बताया कि ऑब्जेक्ट जब हम बनाते हैं ना, ठीक है, ये तो CSS का जो अपना तरीका है, यहाँ पर तो हम डैश बनाकर लिख सकते हैं, CSS अलाउ करता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को डैश बनाकर अलाउ नहीं करती है कि आप डैश डाल के जो है लिख दें। अगर मैं इस तरीके से लिखूँगा तो ये एरर दे देगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कैमल केस में अलाउ करता है तो हम कैमल केस में यूज़ करते हैं।
ठीक है। जी अब्दुल्ला। हमज़ा रऊफ़ जी। सर अगर इसकी की को भी अगर स्ट्रिंग में लिखें तो क्या ये वर्क करेगा? इसकी की जस्टिफाई को कंटेंट। अच्छा, बाय बाय द वे मैंने हाँ, कभी अगर की डैश लगा के अगर हम कभी मैंने किया नहीं है, करके देख लेते हैं। सही है, ये चीज़ कभी भी मैंने अप्लाई नहीं करी। यार वर्क तो कर रहा है। अगर ये वर्क ना कर रहा होता तो ये देखें, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक करी। ठीक है, ये देखें, वर्क कर रहा है। स्ट्रिंग में हमने डिफाइन किया, वर्क कर रहा है। अगर मैं ये एरे का जो है एरे हटा दूं और फिर लिखूं तो क्या वर्क करेगा? फिर भी वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से करेंगे तब भी वर्क करेगा। सर आपने इतनी सारी स्टाइलिंग तो बता दी, पर सबसे ज्यादा यूज कौन सी हो रही होती है प्रोजेक्ट वगैरह में? सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रही होती है वो मॉड्यूल सीएसएस और सीएसएस ही यूज़ हो रही होती है। इनलाइन हम बहुत कम यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि फिर जो है चेंजेस करने में काफ़ी मसले आते हैं। तो जितना हो सके इनलाइन स्टाइल से बचें। जो फाइल के अंदर ये स्टाइल होती है उसको यूज़ करेंगे तो उसके फ़ायदे ये हैं कि अगर जैसे एक कार्ड है, कार्ड के अंदर आपने इनलाइन स्टाइल यूज़ कर ली ना, तो अगर आप सेम कार्ड कहीं और बनाना चाहेंगे ना, डिफरेंट डेटा के साथ या डिफरेंट फील्ड के साथ, तो आप वो स्टाइल यूज़ नहीं कर पाएंगे। या तो आपको वहाँ भी इनलाइन स्टाइल यूज़ करनी पड़ेगी। अगर एक्सटर्नल आपके पास बनी हुई होगी तो आप वो उसी क्लास नेम से या उसी फाइल को इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी मतलब राय यही है कि आप जो है एक्सटर्नल सीएसएस को ही यूज़ करें। इनलाइन सम टाइम ऐसा होता है कि कोई सीएसएस ओवरराइड करनी होती है ना, जैसे यूँ समझ लें कि आपने कोई पैकेज इंस्टॉल किया और वो कोई लाइब्रेरी का पैकेज है, यानी सॉरी यूआई का पैकेज है, जैसे कि कैलेंडर का पैकेज है। अब कैलेंडर के अंदर आपने कोई ऐसी सीएसएस को यूज़ करना है जो कि कैलेंडर की अपनी यूज़ हो रही है, लेकिन आपने अपना कस्टम स्टाइल अप्लाई करना है, और वो कैलेंडर जो है आपकी एक्सटर्नल सीएसएस को ओवरराइड कर रहा है। तो आपने वहाँ पर क्या करना होता है, या तो इंपोर्ट करके यूज़ करें। अगर इंपोर्ट भी नहीं यूज़ हो रहा है ना, फिर आप क्या करेंगे, इनलाइन सीएसएस अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर जो पैकेजेस होते हैं ना वो आपको एट्रीब्यूट प्रोवाइड करते हैं कि स्टाइल के अंदर आप अपना स्टाइल भी कस्टम रखेंगे तो वो उसकी सीएसएस को ओवरराइड करके आपकी सीएसएस को यूज़ कर लेगा। ठीक है, समझ आई मेरी बात? मैंने जो मतलब बताने की कोशिश की। हाँ हाँ, सही ठीक सही है। सही समझ में आ गया। अच्छा, किसी और का कोई सवाल? जी हमजा। सर मेरा ये एक सजेशन थी कि मुझे अगर ये पता चल जाता ना कि नेक्स्ट क्लास में क्या टॉपिक आप पढ़ाएंगे, तो ये अगर मैं पहले से अगर इसको रिव्यू करके आ जाऊं तो ये काफ़ी बेहतर हो जाए। अच्छा, ये मैं चाह रहा था कि आप बता दें कि ये नेक्स्ट क्लास की टॉपिक। सच में यही बात है? ये सजेशन लेके आप ये अंदाज़ा लगाना चाह रहे हैं कि नेक्स्ट क्लास मुझे जो है ज्वाइन करनी है या छोड़नी है? नहीं नहीं, वाकई में नहीं, वो तो मैं ज्वाइन करूंगा सर। अच्छा, यार हम नेक्स्ट क्लास में जो है ना यूज़ रेप को पढ़ेंगे, ठीक है। और और क्या पढ़ेंगे, डेटा मैपिंग वगैरह देखेंगे, कंपोनेंट्स की रेंडरिंग को देखेंगे, और इसके अलावा यूज़ इफ़ेक्ट का एक होगा, उसको भी हम हो सकता है देखें। तो इस तरीके की चीज़ें देखेंगे। बाकी यूज़ रेप तो हम देखेंगे, ये तो डन है। ठीक है, रीयूजेबल कंपोनेंट्स को और मज़ीद देखेंगे, ये भी डन है। ठीक है, बाकी यूज़ इफ़ेक्ट का देखेंगे हम, टाइम जितना बचेगा तो उस हिसाब से, क्योंकि बीच में क्वेश्चंस भी आते हैं तो उसमें भी टाइम लगता है। तो यूज़ इफ़ेक्ट देखेंगे, ये कंडीशनल है। यूज़ रेप और रीयूजेबल कंपोनेंट्स, डेटा मैपिंग, ये तो डन है, ये तो हम देखेंगे ही देखेंगे। जी सर, असाइनमेंट्स भी इसी जो भी आपने पढ़ाया और मज़ीद दे दें ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें अच्छे से। देखें, काफ़ी सारे लोगों ने जो है लॉगिन और साइनअप का पेज नहीं बनाया है अभी तक, तो
सबको मैं सजेस्ट करूँगा कि काइंडली ये तो असाइनमेंट लाजमी पूरा करें, डेटा स्टोर करके रखें, क्योंकि नेक्स्ट असाइनमेंट जो आएगा वो होम पेज से रिलेटेड आएगा। क्योंकि मेरे जो असाइनमेंट होंगे वो इस तरीके के असाइनमेंट होंगे कि हर असाइनमेंट पिछले असाइनमेंट से कनेक्टेड होगा। तो इस तरीके से हम जब हमारा ये कोर्स कंप्लीट होगा तो हमारे पास एक एप्लीकेशन बनी हुई होगी, स्मॉल एप्लीकेशन तकरीबन बनी हुई होगी, जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और जो है आप आगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपना खुद का कोड देख के समझेंगे। सही है। तो वैसे तो आपको लेक्चर मिलेंगे, लेकिन आप खुद भी अपना कोड देख के समझ जाएंगे कि हाँ हमने इस चीज़ के लिए ये चीज़ यूज़ करी थी, इस चीज़ के लिए ये चीज़ यूज़ करी थी। तो इस तरीके से आपकी लर्निंग तेज़ हो जाएगी, क्योंकि लेक्चर देखने में टाइम लगता है, आप अपना कोड देख के जल्दी समझेंगे। फिर जब हम मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे तो यही सारा कोड जो होगा उसी को हम यूज़ करते हुए मोबाइल ऐप डेवलप करेंगे। तो और तेज़ी से लर्निंग होगी, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हुई भी होगी ना जिन चीज़ों पे, उन चीज़ों को करने के लिए आपको टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। तो आपने ये असाइनमेंट भी पूरा करना है। एक नया असाइनमेंट दूंगा जो कि यूआई बेस होगा, वो उस पर मतलब जो है लॉजिक वगैरह कुछ अप्लाई नहीं होंगी, मैं जस्ट यूआई क्रिएट करवाऊँगा। JSX और TSX में क्या डिफरेंस है? जैसे जावास्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट में फ़र्क है, ऐसे ही इसका भी यही है कि बस जो TSX होती है उसमें टाइप स्क्रिप्ट यूज़ हो रही होती है, और जो JSX होती है उसमें जावास्क्रिप्ट यूज़ हो रही होती है। सिंपल। सर ये प्रॉप्स वगैरह भी पढ़ाएंगे आप? प्रॉप्स पढ़ाएंगे थोड़ा सा, हम जो है ये कंडीशनल रेंडरिंग वगैरह देख लें, फिर जो है हम जब वो पढ़ेंगे ना नेविगेशन, तो नेविगेशन के साथ हम प्रॉप्स पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। क्योंकि नेविगेट करते हुए हम डेटा भी पास कर रहे होंगे तो तब ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। प्रॉप्स अगर मैंने अभी बता दिए ना तो ऊपर से निकल जाएगा, क्योंकि वही और अगर कंपोनेंट सब देख जगह पे यूज़ हो रहा होगा, समझ ही नहीं आएगा। और यहाँ पे अगर अपने अलग अलग तस्वीरें यूज करनी हो, जैसे अभी तो खैर एक ही तस्वीर यूज हुई है ना मोबाइल की, हम्म। तो वो तो मैंने कहा ना कि हम नेक्स्ट क्लास में जो डेटा मैपिंग वगैरह देखेंगे ना, तो उसमें हम एक हम्म। प्रॉप्स का ओवरव्यू ले लेंगे, लेकिन वो प्रॉप्स कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे। ठीक। अच्छा, रिएक्ट में फंक्शनल और क्लास कंपोनेंट का क्या डिफरेंस है? भाई क्लास कंपोनेंट जो है वो काफ़ी पहले यूज़ होते थे रिएक्ट के अंदर, लेकिन अब यूज़ नहीं होते हैं। बाकी क्लास के अंदर स्टेट यूज़ होती है जो कि दिस करके हम एक्सेस करते हैं, और फंक्शनल में जो है हम हुक्स को यूज़ कर रहे होते हैं। बाकी उसके जो लाइफ साइकिल मेथड्स थे वो कंपोनेंट डेट माउंट शूट अपडेट ये वाले इस तरीके के मेथड्स होते थे, वो यूज़ कर रहे होते थे। बाकी फंक्शनल कंपोनेंट में हम जो है हुक्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसके तरीके से जो है री रेंडरिंग को कंट्रोल करते हैं। बाकी क्लास कंपोनेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी पुराना हो चुका है। अब जितनी भी नई एप्लीकेशंस बन रही हैं और जो है उसमें फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ होते हैं। हाँ, कहीं कहीं जो है क्लास कंपोनेंट की भी ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन ज़्यादातर जो है फंक्शनल कंपोनेंट ही यूज़ हो रहे होते हैं। तकरीबन सारे काम फंक्शनल कंपोनेंट से निकल जाते हैं। जो आपके पास कोई ओल्ड प्रोजेक्ट्स आ गया हाथ में, तो उसमें क्लास कंपोनेंट यूज़ हो रहा हुआ तो हो रहा हुआ, वरना अभी तो तकरीबन जो है सभी फंक्शनल कंपोनेंट ही यूज़ कर रहे हैं। ओके। फिग्मा, हाँ यार मैं फिग्मा तो निकाला था, लेकिन जो है मैं देखता हूँ। असल में फिग्मा मैं प्रोवाइड तो कर दूंगा, उसमें एक इशू आ रहा था कि अगर किसी ने चेंज किया तो वो सबके पास चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो पब्लिक यूआरएल होता है। तो वैसे तो मैं कोशिश यही करूँगा कि फिग्मा की यूआई ही दूँ, ताकि वही आप बनाते हुए यूआई का एक पैटर्न लेते हुए चलें, और हम भी उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए चलें। तो मैं कोशिश करूँगा कि फ़िग्मा ही प्रोवाइड करूँ। बाकी मैं गाइड कर दूँगा, जिसको फ़िग्मा नहीं आता यूज़ करना, तो उसका मैं बता दूँगा कि किस तरीके से यूज़ होगा। बेस्ट तरीका यही है कि हम फ़िग्मा को ही फॉलो करें। उससे ये होगा कि आपको स्टाइलिंग में काफ़ी आसानी हो जाती है, टेम्पलेट में आसानी हो जाती है। जी अब्दुल्ला। जी सर, फिग्मा में फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह सब मेंशन होते हैं। जी मैंने एक बिल्कुल, दफ़ा फिग्मा के अंदर सारी चीज़ें ये मेंशन होती हैं कि आपने फ़ॉन्ट की जो फ़ॉन्ट वेट है वो कौन सा यूज़ करना है, फ़ॉन्ट साइज़ है वो कौन सा यूज़ करना है, फ़ॉन्ट स्टाइल है वो कौन सा यूज़ करना है, कलर कोड क्या है क्या नहीं है, ये सब चीज़ें मतलब उसमें होती हैं। और सर ये पूछना था कि मैंने जावास्क्रिप्ट नहीं फंक्शंस तक ही कवर किए ना, आगे हम पढ़ रहे हैं। तो क्या कवर मैं कर पाऊँगा ये रिएक्ट? क्या चीज़? दोबारा क्वेश्चन करें।
जी, मैं कह रहा हूँ मैंने जावास्क्रिप्ट फंक्शंस तक पढ़ी है ना, तो रिएक्ट में इससे भी ज़्यादा चीज़ें होंगी यानी इंक्लूड होंगी, कर पाऊँगा मैं? देखिए अगर आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन का कॉन्सेप्ट इतना क्लियर है कि आपको समझ आता है कि फंक्शन क्या है, कैसे वर्क करता है, हम क्यों यूज़ करते हैं, लूप क्या है, लूप किस लिए यूज़ होता है, मैप क्या है, फिल्टर क्या है, ये कुछ एरे के मेथड्स हैं, इनको यूज़ करना आता है, वेरिएबल्स क्या हैं, वेरिएबल के अंदर लेट फॉर कॉन्स्ट हो जो होता है उसका डिफरेंस क्या है, कब हम कौन सा यूज़ करते हैं, कब हमें कौन सा नहीं यूज़ करना चाहिए, और इसके अलावा जो है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या चीज़ें आएंगी, ये वाली चीज़ें थोड़ी आती हैं ना, तो मेरे ख्याल में आप रेक को कंटिन्यू कर सकते हैं। इतना कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके ये बेसिक्स भी क्लियर नहीं है ना, तो मैं मशवरा करूँगा कि आप जो है थोड़ा सा जो है वो यूज़ करें, बेसिक को क्लियर करके चलें। जी सर, हमने स्टॉप वॉच कैलकुलेटर तक प्रोजेक्ट बनाए हुए असाइनमेंट्स जो मिली थी। क्या चीज़ दोबारा बोलेंगे? आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है। अच्छा, स्टेट मैनेजमेंट में हम जो है रिडक्स को यूज़ करेंगे और कॉन्टेक्स्ट एपीआई का भी ओवरव्यू लेंगे कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या है, रिडक्स क्या है। और हो सका तो हम एक और स्टेट मैनेजमेंट है जस्टेंट के नाम से, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये जस्टेंट और रिडक्स काफ़ी जो है यूज़ हो रही है, हम उसको भी देख सकते हैं। अच्छा, क्लास हमारी एंड की तरफ जा रही है, किसी का और कोई क्वेश्चन है तो वो कर लें, फिर हम जो है अल्लाह हाफिज़ करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में जो है वो करते हैं, कंटिन्यू करते सर हैं। ये कह रहा था कि ये सारे कोड मिल सकते हैं, आप अगर पुश कर देते गिटहब में तो हमें आसानी हो जाती है। जी, मैं इसकी एक रेपोजिटरी बना देता हूँ, वहाँ पे मैं ये सारा कोड पुश कर दूँगा, फिर आप वहाँ से देख सकते हैं। अ, जो मेरा ये गिटहब यूआरएल है, इसको आप फॉलो कर लें। यहाँ पर मैं अपलोड कर दूँगा, तो आप यहाँ से जो है क्लोन कर लीजिएगा। ठीक है, चैट के अंदर दे देता हूँ मैं। गूगल मीट, सही है। या तो मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, या फिर मैं देखता हूँ सर क्या कहते हैं, या फिर वहाँ अपलोड करूँगा तो मैं ग्रुप में उसका लिंक दे दूँगा रेपोजिटरी का। बाकी उसका मैं रिकॉर्ड करके भी बता दूँगा कि कैसे यूज़ करना, हो सकता है किसी को गिटहब का आइडिया ना हो। जी अब्दुल्ला। असल में रिडक्स जो है थर्ड पार्टी लाइब्रेरी हैगी, और जो है ये स्टेट को मैनेज करने के लिए ही यूज़ होती है। तो हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं, रेडक्स के थ्रू भी कर सकते हैं। ये इंडस्ट्री की डिमांड होती है कि कुछ लोग होते हैं रेडक्स को वाइडली यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जस्टिन को यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ कहते हैं कि हमें थर्ड पार्टी यूज़ ही नहीं करनी है, हमें रिएक्ट का अपना जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई वही यूज़ करना है, उसी के थ्रू मैनेज करना है। तो हम दोनों तीनों तरीके देखेंगे, तो ताकि जो है आपको आगे चल के मसला ना हो। जी अब्दुलरहमान। जी सर, वो मेरा कोड रन होते हुए वो एरर दे रहा है। हाँ, तो मुझे स्क्रीन शेयर करें अभी जल्दी से। कर उम, 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 उम। और मेरा ख्याल अब्दुलरहमान ने अभी ज्वाइन किया है ये क्लास। सर क्लास को स्टार्ट हुए कितना टाइम हो गया? क्लास को स्टार्ट हुए हुए, आज की क्लास को स्टार्ट हुए हुए कह रहे हैं या वैसे ओवरऑल? जी सर, आज आज की क्लास। आज की क्लास एंड होने वाली है तकरीबन 5 मिनट में। आप काफ़ी लेट हो गए। अच्छा सर, वो मैं एंटर होना चाह रहा था लेकिन मैंने ग्रुप पे मैसेज भी किए, लेकिन आप शायद पढ़ाने में बिजी होंगे। कोई बात नहीं। सर ये वैसे मेरे पास कोई मैसेज आया हुआ तो नहीं सर, वो मैंने डिलीट कर दिया वो, क्योंकि फिर कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा था तो मैंने फिर। नहीं, आपको डिलीट नहीं करने चाहिए थे ना, हो सकता है मैं फ़ौरन देख लेता।
अच्छा नहीं, मैं अभी किया था सही, कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ। मसला नहीं था अगर आपने मैसेज कर भी दिया था तो। अच्छा, इनका क्या मसला है, ये क्या कह रहा है कि नॉट रिलोड बिकॉज रनिंग स्क्रिप्ट एज डिसेबल। npx स्टार्ट, npm स्टार्ट करें। सर वही एरर दे रहा है। हम्म नोड -v करें। अच्छा, नोट कंस्ट्रोल है आपके पास, फिर क्यों मसला आ रहा है। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ज़रा cmd करें, इसी यहीं पे cmd लिखें। कभी कभी ऐसा होता है कि पावर शेल में एरर आ जाता है। सर वेब वाइटल्स बंद करना होगा, कमेंट करना होगा। वेब वाइटल्स का जो इशू आता है वो कोड रन होने के बाद आता है। इनका कोड रन ही नहीं हो रहा है, दरअसल npm स्टार्ट नहीं चल रहा है इनका। तो ये npm कैशे का भी हो सकता है इशू। ज़रा आप कमांड लाइन में ही cmd करके इंटर करें पहले। आपकी ठीक। हाँ, cmd करके रन करें, cmd इंटर करें। सर क्या लिखना है यहाँ पे? टर्मिनल के अंदर ही लिखना है, जहाँ आप npm स्टार्ट और नोड भी लिखा है ना, इसी जगह पर आप cmd लिख के एंटर करें। अब ज़रा npm स्टार्ट करें। ठीक है। अच्छा, ये आपका प्रोजेक्ट जो है cmd वाले टर्मिनल पर चल रहा है, पावर शेल पर नहीं चल रहा है। मे भी पॉसिबल कि ये जो है ना कैशे वगैरह का, रोमिंग वगैरह का इशू हो प्रोग्राम फाइल से। तो वो हम जी। देख लेंगे। ठीक है, आप एनएडेक्स वगैरह शेयर करना, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि क्या किस चीज़ का इशू है। लेकिन हो जाएगा। लेकिन अभी आपका देखें प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आप इस तरीके से जी। मतलब ये जो आपके पास यहाँ पर प्लस का बटन है ना, टर्मिनल में दिख रहा है। जी। आप कर्सर लेके जाएं, कहाँ पर है। प्लस। पावर शेल लिखा हुआ दिख रहा है आपके पास। पावर सेल ये रहा। जी, इसी के बराबर में प्लस का बटन भी है। जी। हाँ, इस पर क्लिक करें। जब भी आप कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करेंगे ना, तो ये cmd वाला कमांड टर्मिनल ओपन होगा। तो इस पर रख कर चलाएंगे ना, आपका सही है। प्रोजेक्ट चल जाएगा जब तक कैशे का इशू आ रहा है कोई। सही है। कैशे का भी हो सकता है इशू, और कोई भी इशू हो सकता है, लेकिन वो देखेंगे तो जी। पता चलेगा। सही है सर। ठीक है सर एक फिर। चीज होती है, npm स्टार्ट और npm रन डेव दोनों तो लोकल प्रोवाइडर मतलब चलाता है वो भी सर्वर, तो फर्क क्या है दोनों? npm रन डेव और npm स्टार्ट, दरअसल पैकेज जेसन के अंदर जो है ना, वो आपको देखना पड़ता है कि स्टार्ट की कमांड सेट हुई हुई है, डेव की सेट हुई हुई है। तो अगर npm अच्छा, रन डेव करेंगे तो स्क्रिप्ट के अंदर जाके वो डेव की कमांड को रन करेगा, स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट की स्क्रिप्ट को रन कर देगा। इसका पता है, सही है। ठीक है, तो फिर क्लास को हम एंड करते हैं। और npm रन स्टार्ट। सर आप जो स्क्रिप्ट कह रहे हैं वो दिखा सकते हैं क्या, मतलब कुछ समझा नहीं वैसे। स्क्रीन आ रही है मेरी आपके पास।
नो। नहीं नहीं। स्क्रीन आ गई? जी सर। यस सर। अच्छा, जैसे यहाँ पर लिखी हुई है ना स्टार्ट, npm स्टार्ट करेंगे तो इस स्क्रिप्ट को स्टार्ट करेगा, ठीक है। लेकिन यहीं डेव होगा तो npm रन डेव करेंगे तो वो चल जाएगी। अच्छा, ये मुझे थोड़ा सा कंफर्म करना पड़ेगा कि इसमें थोड़ा सा ना कॉन्फ़िगरेशन का भी इशू होता है। जैसे वाइट का हम जो प्रोजेक्ट बनाते हैं ना उसमें रन डेव चलता है, नेक्स्ट जेस का बनाते हैं उसमें भी रन डेव चलता है। अगर मैं इसको डेव करूँ और यहाँ आऊँ, ठीक है, मैंने इसको प्रोजेक्ट को रोका, सही है। मैंने यहाँ लिखा npm रन डेव, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है ना वो इशू है कॉन्फ़िगरेशन का भी, सही है। तो यहाँ पर अभी स्टार्ट की ही कमांड चलेगी। सर npm डेफ लिखिए। नहीं चलेगी, कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है फिर उसके बाद चल जाएगी। रिएक्ट में स्टार्ट चलती है। सर किसी के साथ रन लिखा जा रहा है, npm रन डेव, किसी के साथ npm स्टार्ट, वो ये क्या रीजन? कॉन्फ़िगरेशन का ही इशू होता है। अच्छा सर। नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी क्लास जो है काफ़ी लंबी हो गई है, अगर हम इसको डिस्कस करने बैठे तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। असाइनमेंट मैं बता देता हूँ, ठीक है। बाकी तो यही है कि जिनका नहीं हुआ है वो लॉगिन साइन अप का भी पेज बना लें, और जिनका हो गया है असाइनमेंट उनके लिए मैं नया असाइनमेंट क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सर, इंशाल्लाह। जी, उससे पहले क्लासेस हुई हैं, अगर वो शेयर कर दें ग्रुप पे प्लीज, क्या चीज़? अगर हो सकता है। जो इससे पहले क्लासेस हुई हैं अगर वो रिकॉर्ड देखिए शेयर वो कर रिकॉर्ड दें। तो हो गई थी, मैंने सर को सेंड करी हुई है, शायद वो कुछ इशू है उसकी वजह से आपको नहीं मिल सकी, लेकिन वो सारी रिकॉर्डेड है, मिल जाएंगी। ये वाली भी मैंने रिकॉर्ड कर दी है, ये भी रिकॉर्ड हो रही है मेरे पास, सही। ठीक है। सही सर। ओके। ओके, थैंक यू। थैंक यू। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।